हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो हम लोग बात कर रहे थे 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? तो उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी कि लाइफ प्रोसेस किसे बोलते हैं, उसकी 4 अभिक्रियाओं की और फिर हम लोगों ने बात करी थी कि उसकी 4 अभिक्रियाएँ कौन-कौन सी होती है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। उसमें हमने पहली अभिक्रिया ली थी पोषण। तो हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पादपों में पोषण किस प्रकार होता है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जंतुओं के अंदर पोषण किस प्रकार होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जंतुओं में पोषण जो होता है 5 चरणों के अंदर संपन्न होता है, कि कोई भी जंतु है वो पोषण कितने चरणों में संपन्न करेगा? 5 चरणों में। और वो 5 चरण कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है अंतर्ग्रहण। सबसे पहला क्या है? अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को मुख के अंदर रखना। उसके बाद में उसका क्या करना? पाचन। तो सेकंड स्टेप क्या है? पाचन। जटिल अणुओं को, भोजन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करना, वो क्या कहलाता है? हमारा पाचन। उसके बाद में क्या होता है? उसका अवशोषण। तो तीसरा स्टेप क्या है? अवशोषण, मतलब जो भोजन पच गया है उसका विभिन्न अंगों तक पहुंचना, वो क्या कहलाता है? हमारा अवशोषण। फिर उसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप, जिसे हम बोलते हैं स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में क्या होता है? वहां पर उन अंगों या फिर कोशिकाओं में उस भोजन से क्या ली जाती है? ऊर्जा ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। उसके बाद में अंतिम स्टेप आता है बहिर्क्षेपण या फिर उत्सर्जन। उससे उत्सर्जन क्या होता है कि जो अपचित भोजन है, जो भोजन पचा नहीं है, या फिर ऐसा भोजन जिसकी हमारे शरीर में कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से, उसे क्या बोलते हैं? बहिर्क्षेपण। तो जंतु में पोषण होगा तो ये कितने स्टेप होंगे? 5 स्टेप। अंतर्ग्रहण, दूसरा क्या होता है? पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। ये 5 स्टेप क्या करते हैं? जंतुओं के अंदर पोषण में होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी जंतु में पोषण की बात करेंगे तो हमारी बुक के अंदर 2 ही जंतुओं के बारे में दे रखा है, पहला अमीबा और दूसरा मनुष्य, ठीक है? तो अमीबा के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि अमीबा किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करती है, ठीक है? फिर हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो हम थोड़ा-सा पुराना रिकॉल कर लेते हैं कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मनुष्य में पोषण, ठीक है? मनुष्य में पाचन। तो हम लोग बात कर रहे हैं मनुष्य के अंदर पोषण भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मनुष्य के अंदर पाचन किस प्रकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो भी हमने पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है? कि जब भी मनुष्य की बात आएगी तो मनुष्य क्या है? जंतु है। तो उसके अंदर पोषण कितने चरणों में संपन्न होगा? माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए, 5 चरणों में, ठीक है? ये 5 चरणों में संपन्न होगा। ये 5 चरण तो फिक्स हैं कि जब भी पोषण होगा तो कितने चरणों में होगा? 5 चरणों के अंदर होगा, ठीक है? फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि जब भी मनुष्य के अंदर जो मनुष्य के अंदर पाचन जो होता है वो कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर। कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर। मनुष्य में पोषण या फिर पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर। हम बोल सकते हैं आहार नाल या फिर कोई ट्यूब, ठीक है? एक ट्यूब के अंदर संपन्न होता है, ठीक है? मनुष्य में पोषण कहाँ पर होता है? पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर होता है, ठीक है? तो 5 स्टेप है टोटल। पहला स्टेप क्या है? भोजन को ग्रहण करना, ठीक है? वो क्या हो गया? अंतर्ग्रहण। मतलब हमने उस फूड को अपने मुँह के अंदर रख लिया, तो वो क्या हो गया? अंतर्ग्रहण। फिर जब हम उसे बड़े-बड़े अणुओं को छोटे-छोटे अणुओं में परिवर्तित करेंगे, तो वो क्या आएगा? उसके पाचन के अंदर। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? जो हमने फूड अंतर्ग्रहण कर लिया है, उसका पाचन कैसे होगा? तो जो अंतर्ग्रहण करा हुआ भोजन है, उसका पाचन कहाँ पर होता है? हमारी आहार नाल के अंदर। किसमें? मनुष्य के अंदर। समझ में आ रहा है कि मनुष्य के अंदर पोषण मतलब भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर। और आहार नाल को हम बोल सकते हैं कोई एक ट्यूब होती है। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से। मुख से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म होती है? गुदा द्वार पे। गुदा द्वार पर समाप्त होती है। तो आहार नाल, मनुष्य के अंदर पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर होता है। इसी आहार नाल के अंदर
बड़े 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 भोजन के जटिल अणुओं को किसमें परिवर्तित किया जाता है? छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। किसके अंदर? आहार नाल के अंदर। और फिर मैंने आपको बताया कि आहार नाल जो होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ पर समाप्त होती है? गुदा द्वार पर। ये क्या है हमारा? मुख। तो ये क्या है हमारा? मुख। और यहाँ से आहार नाल स्टार्ट हो रही है, ये गुदा द्वार पर ये समाप्त हो रही है, ठीक है? गुदा द्वार पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। और ये हमारा क्या हो गया? मुख। ये हो गया हमारा मुख। मुख से स्टार्ट होकर कहाँ पर समाप्त हो रही है? गुदा द्वार पर। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा पाचन तंत्र है या फिर जो हमारा आहार नाल है, उसके कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। क्या बताया था? आहार नाल के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। आहार नाल के आहार नाल के कितने भाग होते हैं? टोटल 6 भाग होते हैं। मैंने इन 6 भागों के नाम भी बताए थे आपको कि आहार नाल के कितने भाग होते हैं? 6 भाग। और जब मैंने आपको बताया कि आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से या फिर मुख से, और खत्म कहाँ पर होती है? गुदा द्वार पर। तो पहला भाग कौन-सा होगा? मुख। ऑब्वियसली बात है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मुख से स्टार्ट हो रही है। तो आहार नाल का पहला भाग क्या होगा? मुख होगा। और कहाँ पर समाप्त हो रही है? गुदा द्वार पर। तो इसका अंतिम भाग 6 नंबर का भाग कौन सा है? गुदा द्वार। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके 6 भाग कौन-कौन से होते हैं। तो इसका पहला भाग क्या होता है? मुख। दूसरा होता है ग्रसनी। दूसरा क्या होता है? ग्रसनी। तीसरा होता है आमाशय, जिसे हम पेट भी बोलते हैं। ठीक है। फिर चौथा होता है छोटी आंत। तीसरा क्या होता है? छोटी आंत। तो पहला भाग मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत और पांचवा बड़ी आंत। पांचवा क्या है? बड़ी आंत। ठीक है। ये क्या है? पांचवा। तो भोजन को भोजन के जो बड़े अणु हैं उन्हें छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाएगा। कहाँ से? इस पूरी आहार नाल से। मतलब पहले भोजन के बड़े अणु कहाँ पर जाएंगे? मुख में जाएंगे। ठीक है। फिर मुख में उन्हें कुछ छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाएगा। फिर वो ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाएंगे? आमाशय में। आमाशय में भी उन्हें और छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाएगा। फिर आएगा वो छोटी आंत में। छोटी आंत में भी उन्हें अणुओं में परिवर्तित किया जाएगा और छोटे अणुओं में। फिर उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। जहाँ पर भी जिस भी कोशिका के अंदर वो उनकी ज़रूरत है, वो भेज दिए जाते हैं। और जो ऐसा भोजन जो पचा नहीं है, वो क्या होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, इस बड़ी आंत में जाता है। ठीक है। इसमें से उससे जल अवशोषित कर लिया जाता है और एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। यही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कल कि जो हमारे आहार नाल होती है, मनुष्य के अंदर पाचन कहाँ पर होता है? आहार नाल के अंदर होता है। ठीक है। और उस आहार नाल के 6 भागों की बात करी थी। ठीक है। तो मनुष्य के अंदर पाचन में हमको सिर्फ ये 6 भाग ही पढ़ने हैं। मुख, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। ठीक है। अब पहला हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मुख। ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दिया था मुख लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। मुख के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था जीभ के बारे में। मुख के अंदर क्या होती है? जीभ उपस्थित होती है, दांत उपस्थित होते हैं और लार ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है। मैंने आपको 3 ही चीज बताई थी कि माउथ के अंदर क्या होता है? जीभ होती है, दांत होते हैं और लार ग्रंथि होती है। उसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था दांत। दांत के बारे में। तो दांत में मैंने आपको दांत का फंक्शन बताए थे कि दांत क्या कार्य करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। कौन करता है भोजन को चबाने का कार्य? दांत। दांत क्या करते हैं? चबाने का कार्य। किसको? भोजन को।
किसको चबाने का कार्य करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। कौन करता है ये कार्य? दांत। ठीक है? तो दांत के बारे में पढ़ी, दांत ने क्या करा? भोजन को चबाने का कार्य करा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि दांत जो होते हैं उनकी संख्या पूछी जाती है कि एक वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32। ठीक है। फिर मैंने आपको बताए थे कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। हमारे माउथ के अंदर जो दांत है उसमें भी वो 4 प्रकार के दांत हैं। कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। जो कृतनक हैं वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं और जो चवर्णक और अग्रचवर्णक है वो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप घर पे ट्राई करना। बच्चों ने ट्राई भी किया होगा कि वो जो हमारे पीछे वाले दाँत हैं, वो क्या कर रहे हैं? भोजन को चबाने का और पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है? और आगे वाले क्या कर रहे हैं? भोजन को काटने का, ठीक है? तो ये सब हमने क्लियर कर लिया था। अब हमने माउथ के अंदर दाँत के बारे में तो पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं जीभ के बारे में, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जीभ, जीभ क्या करती है? जीभ का क क्या काम होता है? जीभ क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है, ठीक है? तो जीभ क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है, ठीक है? क्या करती है जीभ? स्वाद का पता लगाती है। किसका पता लगाती है? स्वाद का। कितनी बड़ी बात है, ठीक है? हम जो खाना खाते हैं, उसमें हमें कैसे पता पड़ता है कि इसमें मिर्ची ज़्यादा है, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये नमकीन है? वो हमें कैसे पता पड़ता है? हमारे जीभ के थ्रू। हमारी जो जीभ होती है, वो हमें बताती है कि भोजन कड़वा है, मीठा है या फिर नमकीन है। ठीक है? तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कैसे? तो पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम। कैसे? क्या होता है इस जीभ के ऊपर क्या होते हैं? छोटे-छोटे अंकुर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे-छोटे अंकुर। इस पूरी जीभ पर छोटे-छोटे अंकुर उपस्थित होते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी कुछ अंकुर उपस्थित होंगे। पूरी जीभ पर उपस्थित होते हैं मतलब। जीभ पर क्या उपस्थित होते हैं? छोटे-छोटे अंकुर। इधर भी होंगे। ठीक है? तो जीभ पर क्या होते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जीभ हमें क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है। जीभ की वजह से ही हमें पता चलता है कि हमारा भोजन मीठा है, हमारा भोजन कड़वा है, हमारा भोजन नमकीन है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कैसे? कि जीभ के ऊपर आखिर या फिर जीभ के पास में ऐसा क्या होता है कि जिससे हमें हमारे भोजन का स्वाद का पता लगता है? तो जीभ के ऊपर क्या होते हैं? कुछ अंकुर उपस्थित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अंकुर। वो सूक्ष्म अंकुर क्या करते हैं? हमारे भोजन के स्वाद का पता लगाते हैं, ठीक है? ये जीभ है, इस पे मैंने डॉट डॉट से क्या बना दिए? सूक्ष्म अंकुर बना दिए हैं। इन सूक्ष्म अंकुर की सहायता से ही हमें क्या पता चलता है? इनकी सहायता से ही हमें पता चलता है कि हमारा भोजन का स्वाद क्या है? हमारा भोजन मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ठीक है? तो देखते हैं, जीभ पर स्वाद की अंकुर उपस्थित होते हैं। जीभ पर क्या उपस्थित होते हैं? अंकुर उपस्थित होते हैं जिससे स्वाद का पता चलता है, ठीक है? जीभ का कार्य क्या होता है? स्वाद का पता लगाती है, मतलब स्वाद के बारे में बताती है कि स्वाद कैसा है। कैसे? जीभ के ऊपर अंकुर उपस्थित होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्वाद अंकुर उपस्थित होते हैं, उनकी सहायता से वो क्या करती है? स्वाद का पता लगाती है कि भोजन मीठा है, कड़वा है, नमकीन है। ठीक है? तो हमारी जीभ जो होती है 4 प्रकार से पता लगाती है, मतलब कैसे पता लगाएगी? तो अगर मीठा भोजन है, अगर नमकीन भोजन है, खट्टा भोजन है और कड़वा भोजन है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीठा भोजन की। मीठा भोजन, सेकंड है
नमकीन, थर्ड है खट्टा एंड फोर्थ एंड लास्ट है कड़वा। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो मीठा भोजन होता है ना, उसका पता कौन लगाता है? जो हमारी टंग के आगे वाले हिस्से के ऊपर। ठीक है, आप लोग आ करोगे, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर जो अंकुर होते हैं ना, जो जीभ के आगे वाले हिस्से पर अंकुर होते हैं, वो क्या करते हैं? मीठे का पता लगाते हैं। कोई भी मीठी चीज होती है ना, उसके बारे में बताते हैं कि हमने क्या खाया है? मीठा खाया है। जैसे मीठे चावल खाए हैं, चॉकलेट खाई है, डेयरी मिल्क खाई है। ठीक है, उसका पता हमें कैसे लगता है? हमारी जीभ के आगे वाली सतह पर या फिर जो आगे वाले भाग पर अंकुर उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं? मीठे होने का स्वाद का पता लगाते हैं कि ये वाली जो चीज है मीठी है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि कड़वे भोजन का पता कौन से अंकुर लगाएंगे? तो जो ये सेकंड नंबर पर अंकुर उपस्थित है ना, दोनों साइड, ये क्या करते हैं? कड़वे भोजन का पता, सॉरी, नमकीन भोजन का, कि भोजन नमकीन है। क्या है? नमकीन। नमकीन भोजन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने मीठा भोजन खाया, तो जीभ के आगे वाले हिस्से पर जो अंकुर उपस्थित है, वो क्या करते हैं? बताते हैं कि भोजन मीठा होता है। अगर हमने नमकीन भोजन खाया, तो क्या होता है कि जो साइड वाले हिस्से पर अंकुर उपस्थित होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि भई हमने नमकीन भोजन खाया है। फिर आता है तीसरा, खट्टा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने खट्टा भोजन खाया है। ठीक है, तो खट्टा भोजन क्या होता है? जो यहाँ पर अंकुर उपस्थित होते हैं ना, ये थर्ड नंबर वाले, ये बताते हैं हमें कौन से भोजन का? खट्टा भोजन का। ठीक है, खट्टे भोजन के बारे में बताते हैं। ठीक है, और कड़वे भोजन का पता कैसे लगेगा? जो हमारी जीभ के अंतिम सिरे पर, मतलब ये वाले अंकुर, ये क्या करते हैं? कड़वे भोजन का पता लगाते हैं। हम लोग दवाई खाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना, बहुत गंदी कड़वी दवाई थी। उसका पता कैसे लगते हैं? हमारी जीभ के जो अंतिम सिरे पर अंकुर उपस्थित होते हैं, वो अंकुर क्या करते हैं? बताते हैं कि भोजन कड़वा था। ठीक है, तो जीभ का कार्य समझ में आया? जीभ कुछ नहीं करती है, भोजन के स्वाद का पता लगाती है। और भोजन के स्वाद का पता कैसे लगाती है? इन अंकुर की सहायता से। जो ये अंकुर उपस्थित है, इनकी सहायता से वो क्या करती है? भोजन के स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बात करी कि अलग-अलग हम लोग फूड खाते हैं, तो क्या होता है? जब भी हम मीठा भोजन खाएँगे, तो उसका पता कौन से अंकुर लगाएँगे? हमारे जीभ के आगे वाले हिस्से में उपस्थित अंकुर। और जब हम नमकीन भोजन खाएँगे, तो ये वाले जो अंकुर हैं, ये क्या करेंगे? नमकीन भोजन का पता लगाएँगे। फिर हम लोग खाते हैं कड़वा, खट्टा, सॉरी खट्टा, तो खट्टे के भोजन का पता कौन से अंकुर लगाएँगे? ये वाले। और फिर उसके बाद में मीठे भोजन का या फिर सॉरी कड़वे भोजन का पता कौन लगाएँगे? ये वाले अंकुर क्या करेंगे? कड़वे भोजन का पता लगाएँगे। कौन से भोजन का? कौन से भोजन का? कड़वे भोजन का। 4th नंबर है ये। कौन से भोजन का? कड़वे भोजन का, या फिर कड़वा स्वाद बताते हैं कि ये भोजन कड़वा है, ये दवाई कड़वी है। ठीक है, तो जीभ आपको अच्छे से समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। जीभ के बाद कौन सा टॉपिक आएगा? सोचो सोचो। जीभ के बाद आएगी लार ग्रंथि। ठीक है, मैंने आपको माउथ बताया था, मुख के अंदर 3 चीजें पढ़नी है हम लोगों को, दांत, जीभ, लार ग्रंथि। तो दांत हमने पढ़ लिए, जीभ हमने पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथि। ठीक है, आप लोगों ने सुना है लार ग्रंथि, आप लोग जन जाते हैं थूक होता है, थूक के बारे में सुना है आपने? तो लार क्या होती है? लार ग्रंथि क्या करती है? हम बोल सकते हैं लार रस या फिर थूक का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? तो लार ग्रंथि समझने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ कि ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथि। ग्रंथि, ग्रंथि क्या होती है? कोई भी ऐसा ऑर्गन या फिर कोई भी ऐसा अंग जो क्या करता है? किसी पदार्थ का संश्लेषण करता है, मतलब किसी पदार्थ का निर्माण करता है और उसे वहां पर स्टोरेज करके रखता है। पहले तो क्या करा? मान लो ये कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, किसी भी शेप का बना दो, ये ऑर्गन है। इस अंग ने, कोई भी ऑर्गन या फिर अंग है, इसने क्या करा? किसी भी पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, ये पदार्थ बनाया इसने, और उसके बाद में इसका क्या कर लिया? स्टोरेज कर लिया।
तो किसी पदार्थ का निर्माण करना और उसके बाद में उसे स्टोरेज करके रखना, और जब जब उसकी जरूरत है तब तब उसे क्या करना, सीक्रेट करना, उसका स्त्रवण करना। ठीक है, उसने क्या करा, एक कोई भी अंग या फिर कोई भी ऑर्गन, ये क्या करते हैं, उस पदार्थ का निर्माण करती है और उसे क्या करती है, स्टोर कर लेती है। उसने क्या कर लिया, उसका स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर कर लिया। अब जब भी इस पदार्थ की जरूरत होगी तो ये क्या कर देगी, इसको स्त्रवण कर देगी इसका। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी ग्रंथि। अब ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां, पहले तो हम नाम पढ़ लेते हैं। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, जब हम लोग 11th क्लास में जाएंगे तब हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आप लोगों को हाथ याद तो हिंदी में रखना है, पर आप लोग क्या करेंगे, जब इंग्लिश टर्म सुनेंगे ना, तो जब आप कभी ये जो इंग्लिश टर्म आपके सामने पहली बार आएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप लोग क्या होगा, उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहली होती है अंतःस्रावी, दूसरी होती है बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्रवण करती है। किसका स्रवण करती है, हार्मोन का क्या करती है, स्रवण करती है। ठीक है, और बहिःस्रावी ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि या फिर वह ग्रंथि जो एंजाइम का स्रवण करती है। क्या करती है, एंजाइम का स्रवण करती है। तो ग्रंथि क्या होती है, कोई भी अंग होता है जो क्या करता है, किसी पदार्थ का निर्माण करता है, तो और उसको क्या करता है, उसका स्टोरेज करके रखता है। जब जब जरूरत होती है वो उसका स्रवण कर देता है। अब ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली ग्रंथि अंतःस्रावी और दूसरी बहिःस्रावी। ऐसी ग्रंथि जो क्या बनाती है, ये हार्मोन बनाती है और उस हार्मोन का क्या करती है, श्रवण करती है, उसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जो क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो जो हमारा हम लोग पढ़ने वाले हैं लार ग्रंथि, वो क्या बनाती है, एंजाइम्स बनाती है। क्या बनाती है, एंजाइम्स। फिर आप लोग सोचोगे कि मैंने आपको, सॉरी, जो हमारी लार ग्रंथि है वो क्या है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि है और क्या श्रवण करती है या फिर क्या बनाती है, एंजाइम्स बनाती है। फिर आप लोग सोचोगे कि हमने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने क्यों पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे यकृत के बारे में, अग्नाशय के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या बात करी, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ी। ठीक है, तो लार ग्रंथि मतलब लार तो ठीक है, लार को हम बोल सकते हैं थूक या फिर लार ही बोल सकते हैं। ग्रंथि मतलब कोई ऑर्गन है जो किसकी पदार्थ का श्रवण कर रहा है, या पहले तो उस पदार्थ का निर्माण कर रहा है, फिर उसका वो स्टोरेज करता है, संग्रहण करता है और फिर उससे क्या करता है, श्रवण करता है। ठीक है, तो लार ग्रंथि क्या है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि वो क्या स्रावित करती है, एंजाइम्स। लार ग्रंथि लार रस का स्त्रवण करती है। देखो, लार ग्रंथि क्या स्रावित करती है, लार रस। ठीक है, ये लार रस में क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होते हैं, एंजाइम। इस लार रस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन, ये एंजाइम क्या करता है, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ठीक है, हम लोग भोजन क्या लेते हैं, डॉक्टर आप बोलते हैं ना कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भोजन खाइए। ठीक है, ऐसा भोजन लो जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। ठीक है, बोलते हैं डॉक्टर लोग। तो हम भोजन जो खाते हैं उसमें मिक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है। ठीक है, तो हमारे भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट को क्या किया जाता है, शर्करा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब ये एंजाइम्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित करेगा, किस पर एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जटिल शर्करा को
किसमें परिवर्तित करेगा? सरल शर्करा में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट लिखो या फिर तो ये एंजाइम्स का स्रवण करती है। और कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। ये टाइलिन क्या करती है? जटिल शर्करा को जटिल शर्करा को किसमें परिवर्तित करती है? सरल शर्करा में परिवर्तित करती है। कौन? ये जो टाइलिन या फिर ये जो एंजाइम है, किसने स्रवित कराया है? जो हमारी लार ने स्रवित किया है। ठीक है, तो हमारी लार ग्रंथि क्या करती है? हमारी लार ग्रंथि किसका स्रवण करती है? लार रस का। इस लार रस में एंजाइम होता है टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है? जटिल शर्करा के अणुओं को सरल शर्करा के अणुओं में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्लियर? लार ग्रंथि क्या करती है? लार रस का स्रवण करती है। और ये लार रस क्या करता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट या फिर जटिल शर्करा को किसमें परिवर्तित करता है? सरल शर्करा में। ठीक है, लार ग्रंथि लार रस का स्रवण करती है। यह लार रस जटिल मंड आता है, जटिल मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, इसे हमने क्या बोला? लार ग्रंथि बोला। ठीक है, फिर आता है लार हमारे मुख गुहा को गीला रखने का कार्य करती है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? लार होती है। उस लार से हमारा माउथ जो होता है पूरा गीला होता है। ठीक है, अगर लार नहीं होगी तो हमारा माउथ क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो लार के कारण ही हमारा मुख जो होता है वो क्या होता है? गीला होता है। हमारी मुख गुहा जो होती है गीला रखने का कार्य करता है। फिर आता है कितनी जोड़ी लार ग्रंथि उपस्थित होती है। मैंने आपको बताया ग्रंथि क्या होती है? ये एक ऑर्गन है, ये क्या है? ग्रंथि है। अब ये कितने ऑर्गन है? तो कितनी ग्रंथियां हैं यहाँ पर? तीन जोड़ी लार ग्रंथि उपस्थित होती है। कितनी जोड़ी? तीन जोड़ी मतलब 6। अगर पूछे तो 6 ग्रंथियां। ठीक है, और अगर जोड़े पूछे तो 3 जोड़ी। ठीक है, नॉर्मल पूछे कि कितनी कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, और कौन कौन सी होती है? देखो कौन कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअलन और पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो 3 ग्रंथियां होती है, 2 पैरोटिड होती है, 2 सब मैंडिबुलम होती है और 2 सब लिंगुअलन होती है। मतलब ऐसी ग्रंथियां सब लिंगुअलन मतलब जो स्रवण जीभ के नीचे करती है, मैंडिबुलर मतलब जो अपना स्रवण जॉ के अंदर करती है। ठीक है, और पैरोटिड मतलब जो ऐसी ग्रंथि जो अपना स्रवण गाल में करती है, तो ये हमारी पैरोटिड। ठीक है, फिर आता है ये सब लिंगुअलन और ये मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल हमारी जो जॉ है उसमें अपना श्रवण करती है। तो लार क्लियर है आप लोगों को? दांत मुख के अंदर हम लोगों ने 3 के बारे में पढ़ा था कि हमें दांत के बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मुख गुहा का या फिर हम बोल सकते हैं हमारी जो आहार नाल है उसका पहला भाग जो होता है कंप्लीट है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आहार नाल होती है उसके 6 भाग होते हैं, उसमें से पहला भाग था मुख। तो हमने मुख के अंदर हम लोगों ने मुख को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग लाएंगे हमारी आहार नाल के दूसरे भाग पर ग्रसनी। तो चलते हैं आगे। ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी क्या करती है? जो भोजन हमारे मुख गुहा में है, मतलब यहाँ पर भोजन है। ठीक है, यहाँ पर दांत ने उसको चबा दिया, लार से उसे मिला, लार ने क्या भोजन को जीभ ने क्या करा? उस लार को भोजन में अच्छी तरह मिला दिया और स्वाद का पता लगा हमें। ठीक है, उसके बाद में ये भोजन कहाँ पर जाना चाहिए? हमारे ये आमाशय में। किसमें जाना चाहिए? आमाशय में। आमाशय जिसे हम क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। तो ये हमारा भोजन मुख से आमाशय में कैसे जाएगा? एक पाइप के थ्रू जाएगा, एक पाइप के थ्रू। ये पाइप क्या कहलाता है? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होती है? भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ से ये भोजन कहाँ पर आ जाएगा?
यहाँ से चलता हुआ इस स्टमक में आ जाएगा, हमारे आमाशय में आ जाएगा। तो ग्रसनी क्या है? एक पाइप है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। देखो, मुख गुहा के पश्चात मतलब मुख में भोजन पचने के पश्चात भोजन ग्रसनी से होते हुए आमाशय की तरफ बढ़ता है। मतलब यहाँ से होते हुए कहाँ पर जा रहा है भोजन? हमारा आमाशय की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये भोजन है यहाँ पर मुख से, क्या है? भोजन ग्रसनी से होते हुए कहाँ पर जा रहा है? आमाशय की तरफ जा रहा है। कौन जा रहा है? भोजन। उसे हम क्या बोलते हैं? क्या कहलाता है वो भोजन? उसकी तरफ बढ़ रहा है, अर्थात भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ग्रसनी क्या करती है? भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, कुछ ही नहीं है, ये भोजन को कहाँ पर पहुंचा देगी? आमाशय के अंदर पहुंचा देगी। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। इसका आहार नाल का, आहार नाल का फर्स्ट पार्ट था मुंह, दूसरा था ग्रसनी, अब तीसरा है आमाशय। क्या है? आमाशय। पहला मुख हमने पढ़ लिया, उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? दांत के बारे में पढ़ा, जीभ के बारे में पढ़ा और लार के बारे में पढ़ा। फिर आया सेकंड पार्ट ग्रसनी, ग्रसनी भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की, आमाशय की। ठीक है, तो बात करते हैं आमाशय की। देखो, ये प्रीवियस डायग्राम में देखो, ये क्या है? हमारा आमाशय। तो ये कैसे आ रहा है? ऐसे, ऐसे। ठीक है, और इसको हमने जब बड़ा करके बनाया तो ये क्या है? हमारा आमाशय। लिख देती हूँ मैं, क्या है? आमाशय। ठीक है, तो आमाशय क्या होता है? आमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। यह जे आकार का होता है। इसका शेप कैसा होता है? जे शेप होता है। ठीक है, देख लो आप लोग सामने, जे शेप का लग रहा है। ठीक है, आमाशय, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। किसके? आमाशय के। पहले तो हम लोग को बताया कि आमाशय जो होता है उसके, या फिर आमाशय का शेप बताया कि आमाशय जो होता है किस शेप का होता है। तो आमाशय जे शेप का होता है। फिर हम लोगों ने बात करी इसके 3 भाग होते हैं। आइए बात करते हैं कौन-कौन से भाग होते हैं। पहला कार्डियक, दूसरा फंडस और तीसरा पाइलोरिक। पाइरोलिक। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ये क्या है? कार्डियक। ठीक है, ये क्या है? फंडस और ये क्या है? पाइलोरिक, पाइरोलिक। ठीक है, तो आमाशय के कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन से? कार्डियक, फंडस और पाइरोलिक। पहला भाग ये रहा कार्डियक, दूसरा है फंडस और तीसरा है पाइरोलिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आमाशय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार लार ग्रंथि किसका स्रवण करती है? लार का स्रवण करती है, उसी प्रकार जो ये हमारे आमाशय है इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित है? ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि भी क्या करेगी? ऑब्वियसली बात है, ग्रंथि भी करेगी, ग्रंथि है तो क्या करेगी? श्रवण करेगी। ठीक है, तो आमाशय क्या है? आमाशय भी एक ग्रंथि है, ये क्या श्रवण करती है? रस का श्रवण करती है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पाचन कर रहे हैं, तो वो रस क्या करेगा? पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? भोजन का। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? आमाशय में भोजन किस लिए आया है? भाई आमाशय में भोजन आखिर आया क्यों है? क्यों? क्योंकि वहां पर उसका क्या हो? पाचन हो, भोजन पच सके। ठीक है, हमारा एक ही तो एम है, भोजन को पचाना। और उसी भोजन को पचाने के लिए हमारा भोजन कहाँ पर आया है? ग्रसनी से होते हुए आमाशय में। तो आमाशय क्या करता है? देखो, आमाशय के अंदर भी क्या होती है? आमाशय में क्या होती है? ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। आमाशय में कौन सी ग्रंथियां होती है? जठर ग्रंथि। कहाँ पर होती है? इस आमाशय के अंदर। ठीक है, जो हमारा आमाशय है इसके अंदर जो ग्रंथियां उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। और वो ग्रंथि जिसका स्त्रवण करती है वो क्या करते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जठर रसकम। ऑब्वियसली बात है,
ग्रंथि है तो किसी ना किसी का स्त्रवण करेगी, तो किसका स्त्रवण करती है? जठर रस का। ठीक है, तो आमाशय क्या होता है? आमाशय एक जठर ग्रंथि है जो किसका स्त्रवण करती है? जठर रस का स्त्रवण करती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आमाशय में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। आमाशय में क्या उपस्थित होती है? जठर ग्रंथियां। ठीक है, क्या उपस्थित होती है? जठर ग्रंथियां। और ये जठर ग्रंथियां क्या करेगी? जठर होती हैं जो जठर रस का स्त्रवण करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, लार के अंदर क्या होता है? लार के अंदर क्या होता है? कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। तो इस जठर रस के अंदर भी क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, लार के अंदर तो मैंने आपको बताया था क्या होता है? टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। लार रस जो होता है उसके अंदर क्या होता है? टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। जो ये जठर ग्रंथि है वो जो स्त्रवण करती है उसके अंदर ये 3 एंजाइम उपस्थित होते हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या बोलते हैं? HCl। सेकंड है पेप्सिन। थर्ड है श्लेष्मा या फिर म्यूकस। ठीक है, तो जो हमारी जठर ग्रंथियां श्रवण करती है जिस रस का, उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है और श्लेष्मा होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको लार में बताया जो टाइलिन होता है वो जटिल शर्करा को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। यही होता है कि जटिल शर्करा किसमें परिवर्तित होती है? सरल शर्करा में। अब ये क्या कर रहे हैं? ये किसको परिवर्तित कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? एक क्या होता है? एक तो प्रोटीन होता है, ठीक है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है या फिर शर्करा होती है। ठीक है, तो शर्करा का पाचन कहाँ पर होता है? मुख से। क्यों? क्योंकि मुख में उन्हें क्या मिल जाता है? टाइलिन मिल जाता है। ठीक है, बट जो ये प्रोटीन होता है उसका पाचन कहाँ पर शुरू होता है? हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर। कैसे? ये जो पेप्सिन है ये किसका स्रवण करता है या फिर किसका डाइजेशन करता है? किसका? तो ये क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब ये जो पेप्सिन होता है ये बड़ा ही जिद्दी होता है। ये पेप्सिन बोलता है जब तक एसिडिक एनवायरनमेंट, अम्लीय वातावरण नहीं होगा तब तक मैं कार्य नहीं करूंगा। ठीक है, ये स्टमक के अंदर होगा पर ये काम नहीं करेगा। पर जैसे ही स्टमक ने इसकी कंडीशन पूरी कर दी, इसकी शर्त मान ली कि इसे अम्लीय वातावरण दे दिया, तो ये काम करने लग जाएगा। तो इसीलिए जठर ग्रंथियां क्या करती है? इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है। किस लिए? ताकि ये पेप्सिन क्या कर पाए? वर्क कर पाए, कार्य कर पाए। ठीक है, तो में जो जठर ग्रंथि होती है वो क्या करती है? जठर रस बनाती है और इस जठर रस में क्या होता है? पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे? जो कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा है उसका पाचन तो मुख में स्टार्ट हो गया, किस कौन से एंजाइम के थ्रू? टाइलिन एंजाइम के थ्रू। बट प्रोटीन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है? हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर या फिर आमाशय के अंदर। उस आमाशय के अंदर क्या होता है? पेप्सिन होता है और यही पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। बट ये पेप्सिन क्या होता है? बहुत ही जिद्दी होता है। ये जिद पकड़ के बैठ जाता है कि जब तक अम्लीय वातावरण नहीं होगा तब तक मैं कार्य नहीं करूंगी। तो लार ग्रंथियां बोलती हैं क्यों ना हम इसकी जिद पूरी कर दें, जिससे क्या होगा? हमारा भोजन का पाचन होगा। तो ये क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगी। और अम्ल क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, नहीं होते हैं? ठीक है, और फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा और पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? अमीनो अम्ल के अंदर। ठीक है, अमीनो एसिड के अंदर। फिर आता है थर्ड जो मैंने आपको बताया, श्लेष्मा या म्यूकस। इस श्लेष्मा और म्यूकस का क्या काम है? ठीक है, डायग्राम के अंदर देखो ये हमारा स्टमक है, इसके अंदर यहाँ पर ये HCl है। ठीक है, फूड भी यहीं पर है। ये रेड से मैं फूड बना देती हूँ। ठीक है, और ये येलो वाला हमारा HCl है। अब ये HCl क्या करेगा? इस फूड को एसिडिक मीडियम देगा और उस एसिडिक मीडियम से क्या होगा? यहाँ पर डाइजेशन होगा, किसका? प्रोटीन का। अब क्या होगा? ये जो एसिड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, ये किसी को भी जला सकता है। ठीक है,
तो फिर जब ये हमारे पेट के अंदर है तो हमारे पेट की कोशिकाओं को क्यों नहीं जला रहा है? तो इस एसिड से हमारी कोशिकाओं को बचाने के लिए ये जठर ग्रंथियां क्या करती है? इस श्लेष्मा या फिर म्यूकस का निर्माण करती है। ये श्लेष्मा ये क्या करती है? जो ये कोशिकाएं है ना, आमाशय की कोशिकाएं, वहां पर क्या हो जाता है? श्लेष्मा या फिर म्यूकस का निर्माण कर देती है। और ये म्यूकस क्या करेगा? इसे किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पेट के अंदर एसिड या फिर अम्ल होते हुए भी वहां की कोशिकाएं जिंदा है। कैसे? क्योंकि वहां पर क्या है? श्लेष्मा और म्यूकस है। इस श्लेष्मा और म्यूकस के कारण ये एसिड क्या करता है? उस पर एक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आमाशय क्या है? कुछ नहीं है। आमाशय में क्या होती है? ग्रंथियां उपस्थित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि क्या करती है? जठर रस का स्रवण करती है। और इसमें जठर रस के अंदर किस किस का स्रवण होता है? पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन और तीसरा श्लेष्मा और कोशिका। ठीक है, ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये पेप्सिन कब कार्य करता है? जब इसे एसिडिक क्या मिलेगा? एसिडिक मीडियम मिलेगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम। और उसे ये अम्लीय वातावरण कौन देता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगा तो ये पेप्सिन कार्य करेगा। ठीक है, और किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का पाचन। और उसके बाद में क्या होता है? अम्ल क्या करता है? हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो हमारी आमाशय है उसकी आंतरिक स्तर पर क्या मिलता है? श्लेष्मा या फिर म्यूकस। ये क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, हमारी कोशिकाओं की। ठीक है, तो आमाशय में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आमाशय क्या होता है? एक जे शेप का ऑर्गन होता है। ठीक है, उस जे शेप के ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं उसके, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों को हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि क्या करती है? जठर रस का स्रवण करती है। उस जठर रस के अंदर क्या होता है? मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और क्या होती है? श्लेष्मा और म्यूकस। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जो हमारा उसके अंदर पेप्सिन होता है, उस पेप्सिन का कार्य क्या होता है? तो हम लोग पढ़ते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है? अमीनो अम्ल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में पेप्सिन एंजाइम, इसकी क्या होती है? एक शर्त होती है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम वातावरण अम्लीय किस में कार्य करता है? अम्लीय। पेप्सिन एंजाइम अम्लीय वातावरण में ही कार्य करता है। किस में कार्य करता है? अम्लीय वातावरण में ही। अब जठर ग्रंथियों को या फिर हमारे आमाशय को तो क्या करना है? भोजन का पाचन करना है, तो उन्हें उस पेप्सिन की शर्त माननी पड़ती है। इसीलिए वो क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? उसे अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से स्टमक की रक्षा करने के लिए जठर ग्रंथियां क्या बनाती है? श्लेष्मा और म्यूकस। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तीनों एंजाइम से इसकी बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। जो हमारा भोजन होता है उसको क्या प्रदान करता है? अम्लीय प्रकृति। फिर आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन? प्रोटीन का। फिर उसके बाद में आता है पेप्सिन की एक शर्त आती है, ये क्या बोलता है? जब भी अम्लीय वातावरण होगा तभी मैं कार्य करूंगा। ठीक है, फिर आता है म्यूकस या श्लेष्मा। तो आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। मैंने क्या बताया? आमाशय के आंतरिक स्तर की किससे रक्षा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। कौन रक्षा करता है? म्यूकस और श्लेष्मा। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा आमाशय अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम्म, आहार नाल के कितने भाग बताए थे मैंने आपको? आहार नाल के मैंने आपको टोटल 6 भाग बताए थे। ठीक है,
टोटल 6 भाग बताए थे, उसमें से फर्स्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, हम लोगों ने फर्स्ट को पढ़ लिया अच्छे से। माउथ के पढ़ लिया, मुख, फर्स्ट पार्ट क्या बताया था, मुख। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया दांत, जीभ और क्या पढ़ा, लार ग्रंथि। फिर मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हमारा थर्ड पार्ट था क्या, आमाशय। तो हमने आमाशय के बारे में पढ़ लिया कि मुख भोजन का पाचन कैसे करता है और आमाशय भोजन का पाचन कैसे करता है और ग्रसनी के क्या कार्य हैं, ठीक है। अब देखो, जहां पर था भोजन, यहाँ से कहाँ गया, ग्रसनी, ग्रसनी से कहाँ जाएगा, इस पेट में, आमाशय में। अब इसके बाद भोजन कहाँ पर जाएगा, चौथे भाग में, जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक है। और उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, इस बड़ी आंत में। पांचवा नंबर, बड़ी आंत। और फिर सिक्स नंबर, गुदा द्वार के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन तो हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब आमाशय में पचने के बाद में भोजन कहाँ पर जाएगा, हमारी छोटी आंत में जाएगा और फिर वहां से कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में जो अपचित भोजन है उसका क्या हो जाएगा, बहिर्क्षेपण हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि आज हम लोगों ने बात करी किसकी, ग्रसनी के बारे में और आमाशय के बारे में, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। हम्म फिर हम लोग बात करेंगे अब सिक्स पार्ट की, सॉरी फोर्थ पार्ट की, छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत जिसे हम क्या बोलते हैं, शुद्रांश, ठीक है। तो ये क्या है, छोटी आंत, ये हमारी हो गई छोटी आंत, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फोर्थ पार्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को जब आप जूम करके देखेंगे तो ये क्या होती है, ये कोयल जी स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, या फिर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना अंदर वाली, जिसको मैं आउटलाइन कर रही हूँ, ये क्या है, येलो कलर से जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारी छोटी आंत। इसके बारे में ही पढ़ना है हमें। तो इसके कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, ठीक है। और छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, डुडोनियम, जुजोनियम और इलियम। कितने भाग है, तीन भाग है। और दूसरी बात क्या होता है, दो ग्रंथियां होती है, ये क्या है हमारा, यकृत, और ये क्या है हमारा, अग्नाशय। तो ये दोनों भी क्या करती है, ग्रंथि है तो एंजाइम्स बनाएंगी, ठीक है, या फिर हार्मोन्स बना लेगी। अपने स्त्रवण कहाँ पर देती है, इस छोटी आंत के अंदर। तो अपना स्त्रवण कहाँ पर देती है, छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत में। तो जब हम पाचन पढ़ेंगे, तो जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाएगा, तो उस भोजन का पाचन कौन कौन करेगा, एक तो जो हमारे छोटी आंत के एंजाइम्स हैं वो करेंगे, साथ में दो ग्रंथियां हैं हमारी, यकृत है और हमारा क्या है, अग्नाशय है। इसके जो एंजाइम्स है, इसके जो हार्मोन्स है, उससे भी क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, ठीक है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन किस किस के थ्रू होगा, एक तो छोटी आंत के एंजाइम्स के थ्रू, और फिर यकृत और अग्नाशय से जो हार्मोन और एंजाइम्स आते हैं उसके थ्रू भी छोटी आंत का भोजन का पाचन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। कौन सा भाग होती है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है, ठीक है। और कुंडलित भी, नाम पे मत जाना, नाम इसका भले ही छोटी आंत हो, मतलब ये नहीं है कि ये छोटी है, ये छोटी आंत इसलिए है क्योंकि ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। इसका जो डायामीटर होता है ना वो कम होता है, मतलब इसकी चौड़ाई कम होती है परंतु इसकी लंबाई ज्यादा होती है। इसीलिए इस ये क्या होता है, इसकी चौड़ाई कम है इसीलिए इसे हमने क्या बोला, छोटी आंत, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और कुंडलित भी, और तो ये क्या करती है, ऐसे कॉइल होकर रहती है, ठीक है, ऐसे कॉइल होके पड़ी रहती है, ठीक है।
फिर हम लोगों ने बात करी शाकाहारी जीवों में बड़ी होती है। कौन बड़ी होती है शाकाहारी जीवों के अंदर? छोटी आंत। हमारी जो छोटी आंत है वो शाकाहारी जीवों के अंदर क्या होती है? बड़ी होती है। और मांसाहारी जीवों के अंदर, सॉरी, शाकाहारी जीवों के अंदर क्या होती है? बड़ी होती है। और मांसाहारी जीवों के अंदर छोटी होती है। कौन? जो छोटी आंत होती है। छोटी आंत के नाम पे मत जाइए, छोटी आंत मतलब छोटी नहीं है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसे हमने छोटा इसलिए बोला, क्यों? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, परंतु इसकी लंबाई तो ज्यादा है। तो ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। और कुंडलित भी। फिर मैंने आपको बताया जो शाकाहारी होते हैं उसके अंदर ये क्या होती है? बड़ी होती है, लंबी होती है ज्यादा। और मांसाहारियों के अंदर छोटी होती है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग डुडोनियम, दूसरा जुजोनियम और तीसरा इलियम, ठीक है। तो छोटी आंत के बारे में अभी तो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नहीं तो हम सारा एक साथ पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।